हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी ऑनलाइन आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। बताओ वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस आ रही है क्या? फटाफट बताओ भाई, वॉइस क्लियर है क्या? बताओ वॉइस क्लियर है? थैंक यू। बताओ जेम के बच्चे भी है ना आज की क्लास में? जेम के बच्चे हैं या नहीं है? फटाफट बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, बताओ जेम के बच्चे हैं क्या? फटाफट दो आंसर भाई। ओके, गुड इवनिंग भाई। देखो फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई सभी। देखो रिएजेंट्स पढ़ रहे थे। रिएजेंट्स में हम बात कर रहे थे किसकी? दो चीजों की बात कंप्लीट कर ली थी हमने। दो आपके पास, मैंने कहा था चार टाइप के रिडक्शंस हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से थे? एक तो आपके पास था न्यूक्लियो हाइड्राइड डोनर बेस्ड था, उसमें दो थे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। वो हमने दोनों कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड कहूँ या मेटल सोलवेंट बेस्ड आपके पास रिएजेंट था। उसकी हमने एक बात कंप्लीट कर ली। वो जिन जिन सिस्टम्स को रिड्यूस कर रहा था वो देख लिया, कौन कौन रिड्यूस करता है। तो उसमें मेटल का रोल था और किसका था? सोलवेंट का रोल था। ठीक है, आज हम तीसरा आपके पास टाइप का रिएजेंट पढ़ेंगे जो रिडक्शन रिएजेंट होगा। कौन सा होगा? H2 बेस्ड रिएजेंट या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। H2 बेस्ड रिएजेंट, तो हेडिंग लिख लेंगे H2 बेस्ड रिएजेंट। ठीक है, चार टाइप के पढ़ने हैं रिडक्शन में। फोर्थ जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस्ड रिएजेंट। ठीक है, तो थर्ड लिखेंगे। थर्ड टाइप कौन सा होगा रिडक्शंस का? H2 बेस्ड रिएजेंट। H2 बेस्ड रिएजेंट। देखो H2 बेस्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखो कौन क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की। सबसे पहले तो बात करते हैं H2 बेस्ड रिएजेंट की क्या जरूरत पड़ी। देखो अभी तक जो हम रिड्यूस कर रहे थे उनके अंदर क्या हुआ था? सबसे पहले कार्बोनिल का रिडक्शन देख लिया हमने, जैसा चाहे वैसा रिडक्शन हम कर सकते थे। दूसरा, हमने एरोमेटिक सिस्टम्स के भी रिडक्शंस की बात की। पर एरोमेटिक सिस्टम्स के रिडक्शंस की जब हमने बात की तो यहां पर जो रिडक्शंस हो रहा था वो क्या हो रहा था भाई? जैसे ये एरोमेटिक सिस्टम है और यहां अपने सोडियम लिक्विड NH3 डाल देते हो। ठीक है, तो यहां बनता क्या था? आपके पास ये सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब यहां कंप्लीट आपके पास पार्शियली रिडक्शन ना, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियली रिडक्शन हो रहा था। तो अगर आपके सिस्टम को ऐसा करना है कि मुझे इस बेंजीन को कंप्लीट रिडक्शन करवाना हो, मतलब तीनों ही पाई बॉन्ड हटाने हो, तो कोई ना कोई रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। पर जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूज किया वो भी इसमें कामयाब नहीं हो रहा था, और यहां हाइड्राइड डोनर तो था ही नहीं, इसके लिए यूज कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, दूसरा यहां किसके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? एल्कीन थी। एक जो आपके पास आइसोलेटेड एल्कीन थी उस एल्कीन का भी रिडक्शन नहीं कर पा रहा था, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन कर पा रहा था। इसका मतलब इन दोनों में हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि ना तो एल्कीन का रिडक्शन हो रहा था हमसे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से, और ना ही कोई एरोमेटिक सिस्टम को कंप्लीट रिडक्शन कर पा रहा था, पार्शियली रिडक्शन कर रहा था। तो इन दोनों के कि एल्कीन, ऐसा हमें रिएजेंट चाहिए था कि एल्कीन का भी कंप्लीट रिड्यूस कर दे और इस एरोमेटिक रिंग को भी कंप्लीट रिड्यूस करवा दे। इसीलिए तीसरा आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया रिडक्शन रिएजेंट वो कौन सा था? H2 बेस्ड रिएजेंट। ठीक है, अब H2 बेस्ड रिएजेंट में हमें कौन कौन से किस किस के बारे में पढ़ना होता है? तो तीन चीजें यहां पढ़नी होती हैं। इसके अंदर हमें तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब तीन चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या पढ़नी है वो भी देख लेते हैं वहीं। सबसे पहली जो पढ़नी रिएक्शंस होती हैं वो पढ़नी होती है यहां हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, हेट्रोजिनेशन रिएक्शंस। हेट्रोजिनेशन H2 बेस्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये पढ़ना है। दूसरा हमें यहां जो टाइप पढ़ना है वो होमोजीनियस बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं। दूसरा हमें यहां क्या पढ़ना है? होमोजीनियस होमोजीनियस बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं। और तीसरा यहां हमें क्या पढ़ना है भाई? या एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन,
ये इसे कायरल आपके कायरल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, कायरल H2 बेस रिएजेंट भी कह सकते हो। एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन, हेट्रोजनेशन, एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन। बेस रिएजेंट, ये हमें 3 टाइप के रिएजेंट्स पढ़ने होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो हेट्रोजिनेशन, दूसरा होमोजीनियस, और तीसरा एसिमेट्रिक आपके पास बेस रिएजेंट, एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन बेस रिएजेंट। ठीक है, एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। देखो ये जो होता है आपके पास हेट्रोजीनियस, ये कंप्लीट जैम में भी है, नेट में भी है, या होमोजीनियस का कुछ पार्ट कह सकते हो किसके अंदर है, आपके पास जैम के अंदर है। जबकि यहाँ एसिमेट्रिक की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा किसमें है, नेट के अंदर होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, नेट के अंदर होता है। तो हमें इनके ऊपर यहाँ तीनों पढ़ेंगे नेट के लिए। तो पर जैम के लिए जो चीज जैम में नहीं, नेट में जैम में है नहीं, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो नेट की स्पेशल क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेट गेट की स्पेशल क्लास के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H2 बेस, यहाँ हाइड्रोजनेशन बेस रिएजेंट की। अब देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से पहले हमें रिएजेंट्स के बारे में भी जानना चाहिए कि यहाँ जो H2 बेस रिएजेंट है वो कौन से हो सकते हैं। देखो कोई भी रिएजेंट हो जिसके साथ H2 लिखा हुआ होगा, वो आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो उसके। तो कौन क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखो सबसे पहला तो हमें मेटल की जरूरत पड़ेगी। इस रिएजेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली तो हमें मेटल की बारे में जरूरत पड़ेगी। मेटल कैसा होना चाहिए? तो मेटल वो होना चाहिए जिसकी एडजॉर्प्शन पावर हाई हो। मेटल हमें ऐसा क्यों, कौन सा लेंगे? वो मेटल यूज करना है जिसकी एडजॉर्प्शन पावर क्या हो, हाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो, निकल हो गया, रुथीनियम हो गया, रोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इरिडियम हो गया, इस टाइप के जिसके भी वो मेटल यूज करेंगे जिसकी एडजॉर्प्शन पावर क्या हो, हाई हो। हमें एक ऐसे मेटल की, मैंने कहा रिएजेंट कैसा होगा हमें, तो हमें एक मेटल की जरूरत पड़ेगी। वो मेटल कैसा होना चाहिए? हमें वो मेटल चाहिए जिसकी एडजॉर्प्शन पावर क्या हो, हाई हो। दूसरी चीज यहां इस रिएजेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, एक सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। वो सपोर्टर क्या लिया जाता है? यहां कार्बन बीड लिया जाता है, या जिसे आप क्या कहते हो, चारकोल या कार्बन बीड बोलते हो इसी को ही। ठीक है, या फिर उसकी इसी के साथ ही कुछ और भी ले लिए जाते हैं, BSO4 भी ले लिया जाता है, CaCO3 लिया जाता है, ऐसे कई सारे लिए जाते हैं एजेंट। ठीक है, तो ये सपोर्टर के रूप में यूज किए जाते हैं, चारकोल, कार्बन बीड। ठीक है, तीसरी चीज यहां क्या यूज की जाती है, आगे लिख देता हूं। तीसरी चीज यहां यूज की जाती है आपके पास हाइड्रोजन गैस। हाई प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है रिएजेंट के। मतलब पहला क्या करें, हम सरफेस ऐसा तैयार कर रहे हैं कि वो क्या कर सके, इन तीनों जो मैंने टाइप बताए हैं इन तीनों का रिडक्शन करवा सके। तो हमें एक ऐसे सरफेस की जरूरत पड़ेगी जिससे क्या कर सके, हमें इन तीनों के रिडक्शन करवा सके। तो मैंने कहा सबसे पहला क्या जरूरत पड़ेगी, मेटल। तो हमें मेटल, ऐसा मेटल चाहिए जिसकी एडजॉर्प्शन पावर हाई हो। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। सपोर्टर ऐसा चाहिए जो उसको मेटल को एडजॉर्ब कर सके। और तीसरा क्या चाहिएगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाएगी हाई प्रेशर के ऊपर। तो देखो कैसा आपके पास यहां बनेगा सरफेस। जैसे ये मेरे पास कोई यहां आपके पास ये सरफेस बन रहा है, इस सरफेस जो कार्बन बीड होगा इसके ऊपर क्या करवाएगा, हाई ऐसा मेटल यहां एडजॉर्ब करवा दिया जाएगा जिसकी क्या हो, एडजॉर्प्शन पावर हाई हो। और फिर इसके साथ क्या कर दिया जाएगा, हाई प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे यहां क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी। ये जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ये सबसे पहला हमने क्या किया, रिएजेंट तैयार कर लिया, एक सरफेस तैयार कर लिया जो क्या करेगा, उन एल्कीन या कोई एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस कर सकेगा, जिसके साथ भी H2 लिखा होगा। कोई भी रिएजेंट, जैसे आप पढ़ते हो H2PDC पढ़ते हो ना, ये रिएजेंट खूब पढ़ते हो। तो यहां ये जो कार्बन होता है क्या था, सरफेस है कुछ चारकोल, या ये कह सकते हो आप कार्बन बीड, H2 लिखा हो। जैसे आप पढ़ते हो H2PTC, ये भी लिखते हो। जैसे यहां लिखते हो H2PTO2 लिखते हो ना, जैसे H2 लिखते हो, यहां PDOH का होल ट्वाइस,
इस टाइप से बढ़ते जाए ना, तो जैसे भी आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ H2 लिखा होना चाहिए, H2 निकल हो गए, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, हमें हर एक रिएजेंट को याद नहीं रखना है भाई, ठीक है। हमें तो बस इतना समझ लेना है कि जिसके साथ भी H2 लिखा है इसका मतलब समझ जाएंगे वो कौन सा रिएजेंट है। यहाँ कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, H2 बेस रिएजेंट होगा, या मैं कहूं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस करेगा वो किसी एल्कीन या कोई एरोमेटिक सिस्टम रिंग को रिड्यूस कर रहा होगा, या हाइड्रो आगे रिएक्शन देखेंगे और भी होमोजीनियस रिएक्शंस को भी रिड्यूस करने के काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें सबसे पहला हमने क्या कर लिया, एक सरफेस तैयार कर लिया। अब यहां मैंने कहा सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, कौन सी, हाइड्रोजिनेशन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। देखो हेट्रोजीनियस रिएजेंट कौन से होते हैं उसी की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस दो टाइप के रिएजेंट हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस एक तो यहां हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो सकती है, एक तो कौन सी रिएक्शन होगी, हेट्रोजीनियस जो रिएक्शंस होती है हाइड्रोजिनेशन होगा, एक तो हाइड्रोजिनेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, यहां आपके पास हाइड्रोजिनलाइसिस होगा। हाइड्रोजिनलाइसिस होगा। ये दो टाइप होंगे किसके अंदर, हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंदर। हेट्रोजीनियस रिएजेंट के अंदर दो टाइप के होंगे। यहां क्या होगा, रिएजेंट। हेट्रोजीनियस रिएजेंट के अंदर हमें दो टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, कौन कौन सी, तो हाइड्रोजिनेशन और एक हाइड्रोजिनलाइसिस। तो बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस बताओ, फटाफट बताएंगे भाई, क्या डिफरेंस है बताओ, फटाफट बताओ भाई। हाँ तीनों रिएक्शंस करेंगे कनिका, एक एक करके तीनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। फटाफट बताओ भाई, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है। फटाफट बोलो भाई। बताओ क्या किसी को प्रॉब्लम है। एडजॉर्प्शन पावर हाई होगा तो जल्दी एडजॉर्ब करवा देगा, वो रिएक्शन जल्दी करने के लिए होगा, क्योंकि वहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी एडजॉर्ब करेगा ना सरफेस पे, रिडक्शन इस सरफेस से होगा। तो इस सरफेस के ऊपर जितनी जल्दी वो एल्कीन्स होगी रिड्यूस करेंगे, वो जितनी जल्दी यहाँ एडजॉर्ब हो जाएगी उतनी जल्दी उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम हाई एडजॉर्प्शन पावर वाले मेटल यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बताओ क्या क्या होगा भाई, हाइड्रोजन लाइसिस क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, फटाफट बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का एडिशन, और हाइड्रोजन लाइसिस में, सुप्रिया हाइड्रोजन लाइसिस में क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन लाइसिस में क्या होगा, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लाइसिस। हाइड्रोजिनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइसिस ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन। नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं। अरे चारकोल सरफेस होगा, चारकोल जो है सरफेस है जिसमें मेटल और वो बाइंड है, एडजॉर्ब होंगे हाइड्रोजन, ठीक है, सरफेस है वो। नहीं देखो बिल्कुल किसी का सही नहीं है, फटाफट इधर ध्यान दो भाई। देखो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन के अंदर होता है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये जैसे कोई एल्कीन दे दी और इसमें ये सरफेस दे दिया, बताओ इसके अंदर क्या होगा, सरफेस होगा जिसपे मेटल या और क्या रहेगा आपके पास, हाइड्रोजन यहां एडजॉर्ब होंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो यहां पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के बन क्या जाएगा भाई,
क्या बन जाएगा यहां से, देखो ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा और यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यही क्या होगा, ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसके पास भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाएगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन लाइसिस में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, बस ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है किसके अंदर, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन के अंदर, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड होगा जैसे आपके पास ये है और यहां से ये आपके पास हाइड्रोजन होंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके पास से ले लेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास से, और यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के ये CH प्लस XH बन जाएगा, XH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की, तो हेडिंग लिख लेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ गए होंगे, जिसके अंदर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वही हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो सबसे पहला तो क्या होता है, एक सरफेस होगा जिसके पास क्या होगा, भाई ध्यान से समझ लेना इस चीज को, जिसके पास क्या होगा, मेटल एडजॉर्ब रहेगा, जिसके पास क्या होगा, मेटल क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, ये मेटल एडजॉर्ब है। अब उसके साथ जब रिएक्शंस होंगी, किसकी, यहां मेटल एडजॉर्ब है, तो यहां क्या आएगा, सबसे पहला पाई बॉन्ड आएगा, बताओ, और पाई बॉन्ड आएगा, यहां क्या आया, सबसे पहला पाई बॉन्ड आएगा। तो बताओ इस पाई बॉन्ड के पास क्या होंगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगी, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा सबसे पहला ये जो सरफेस होगा। तो यहां क्या होगी, पहली स्टेप में क्या होगा, अब यहां एडजॉर्प्शन होगा, पहली स्टेप में क्या होगा भाई, एडजॉर्प्शन होगा। यहां जैसे ही एडजॉर्ब होगी तो ये आपका पास सरफेस था, बताओ यही सरफेस था, यहां इनके पास क्या थी, हाइड्रोजन गैस भी एडजॉर्ब थी। ठीक है, तो बताओ यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p ऑर्बिटल्स के अंदर होंगी, 2 p ऑर्बिटल्स के अंदर होंगी, तो ये आपका क्या था, आपके पास एल्कीन थी, और एल्कीन का ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, बताओ क्या कर रखा था, पाई बॉन्ड बना रखा है, यहां ये पाई बॉन्ड बना रखा है। तो ये दोनों p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल यहां एडजॉर्ब हो जाएगा, ये p ऑर्बिटल यहां एडजॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सबसे पहला एडजॉर्प्शन करवाया यहां, इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इस सरफेस के साथ क्या होगी, एडजॉर्ब होगी। पहली स्टेप क्या हुई, एडजॉर्प्शन। मतलब आप देखो याद करो, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल होता था, बताओ मेटल आयन होता था, ये मेटल आयन हो गया। ठीक है, और उस मेटल आयन के साथ जब आप OMC पढ़ते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, OMC, तो उसमें क्या होती थी, एल्कीन क्या करती थी, एल्कीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को डोनेट कर देती थी, इस मेटल को क्या कर देती थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देती, OMC पढ़ा होगा तो उसके अंदर जैसे ही पाई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करती थी तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता था, पाई कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ही बताओ ये जो सरफेस है इसके ऊपर कौन है, मेटल एडजॉर्ब है, तो मेटल क्या कर रहा है, इस एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एडजॉर्ब कर रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दोगे भाई, यहां से पाई कॉम्प्लेक्स कहोगी, पाई कॉम्प्लेक्स। अब एडजॉर्ब होने के बाद यहां क्या करता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है ये इसके अंदर क्या आ जाता है, कुछ पोलैरिटीज क्रिएट कर देता है, कुछ पोलैरिटी क्रिएट कर देता है, और जैसे ही पोलैरिटी क्रिएट होगा तो ये हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा तो बताओ क्या बन जाएगा भाई, यहां से ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ये आपके पास सरफेस था, बताओ जो p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन दे दिया है, तो यहां बताओ ये कार्बन था, यहां क्या पहुंच चुका है, हाइड्रोजन, यहां क्या आ चुके हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, और बताओ एक आपके पास, ये आपके पास क्या था, p ऑर्बिटल, जो इसके साथ यहां क्या था, इसके साथ एडजॉर्ब था, तो बताओ ये क्या बन गया, ये एक हाइड्रोजन इस p ऑर्बिटल के पास चला गया, तो एक तरफ काट गया, तो एक तरफ ही जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोला जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसे क्या बोला जाएगा भाई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, यहां से ये अपना हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर कर देगा, जैसे ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा, कि मतलब एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और एक सरफेस से हाइड्रोजन इधर आकर के जुड़ गया, और यहां सरफेस फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आपके पास सरफेस था, यहां से क्या हो गया, ये अलग हो गया है भाई, ये अलग हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन, कि यहां से जो आपके पास जुड़ रहा था
वो अब हट चुका है, डिजॉर्प्शन हो गया, हट गया है। बताओ ये क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। बताओ फटाफट, क्या ये चीज समझ में आ गई? फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई है? सोचिए ना, हाइड्रोजन का एक कार्बन सरफेस होता है चारकोल का, ठीक है, सरफेस। फटाफट बोलो भाई, बताओ समझ में आ गई मैकेनिज्म? आगे बढ़ूं? ठीक है, ओके। देखो अब इधर ध्यान दो भाई। अब देखो इसी मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट यहां आपके पास, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं की यहां निकाल करके लेके आ रहा हूं। पहली चीज यहां ध्यान से समझना है, पहला पॉइंट की बात कर रहा हूं। बताओ ये दोनों हाइड्रोजन क्या सेम साइड से ही एडिशन होगा? क्योंकि देखो ये जो पाई बॉन्ड था, इस कार्बन और इस कार्बन पे पाई बॉन्ड ब्रेक और उसकी जगह कौन आकर के जुड़ गया? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन जब ऐड हुआ है तो बताओ ये सरफेस तो एक ही साइड में ना, ऐसा तो नहीं है कि एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ से जुड़ रहा है और एक ऊपर से आके जुड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि दो सरफेस आपका एक है तो उसी सरफेस से दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और उसी सरफेस से जाएंगे, इसका मतलब दोनों एक ही साइड से हाइड्रोजन जाएंगी। और अगर दोनों का एडिशन एक ही साइड से होता है तो आप उसे क्या कहते हो? सिन एडिशन। तो इसका मतलब यहां सबसे पहला तो क्या हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है भाई? सिन एडिशन। पहला तो चीज ये हो रही है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर दूसरी बात करते हैं। देखो यहां क्या होता है, अगर मेरे पास यहां इसके पास इस आपके पास जो एल्कीन है, इसके पास अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसके आसपास कोई बल्की ग्रुप होंगे जो काम के ही नहीं होंगे, वो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो यहां से क्या होगा? इसके पास एडजॉर्प्शन, ये जो एल्कीन है ये एडजॉर्ब कम हो पाएगी। और अगर एल्कीन एडजॉर्ब कम हो पाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें उस वो एल्कीन पहले रिड्यूस होगी, मतलब क्या बता रहा हूं मैं, कीमो सेलेक्टिविटी, ध्यान समझना है। वो एल्कीन पहले रिड्यूस होगी जिसकी तरफ क्या कह सकता हूं? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी या लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? लेस सब्स्टिट्यूटेड या फिर मैं क्या कहूं? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंडर्ड। साइड रिड्यूस फर्स्ट। क्या होगा? पहले रिड्यूस होगी, पहले रिड्यूस होगी। तो जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाली होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी, वो एल्कीन क्या होगी? पहले रिड्यूस होगी। वो साइड क्या होगी? पहले रिड्यूस होगी। इस साइड की जगह एल्कीन लिख लो, क्या होगी? एल्कीन रिड्यूस फर्स्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो यहां तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई देखो, अगर मेरे पास एक यहां बेसिकली एडजॉर्ब कौन हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एल्कीन के अंदर कम हो जाएगा तो बताओ क्या होगा? उसके अंदर एडजॉर्प्शन कम होगा, और एडजॉर्प्शन कम हुआ तो मैं कहूंगा रिडक्शन कम होगा। तो इसका मतलब सीधा सा मैं क्या कह सकता हूं कि आपके पास एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और उन दोनों में क्या कह दूं कि बताओ इन दोनों के अंदर कौन सी एल्कीन पहले रिड्यूस होगी? जो बर्च रिडक्शंस कॉन्जुगेटेड एल्कीन को पहले रिड्यूस करता था और आइसोलेटेड को रिड्यूस ही नहीं करता था, वो ये आपका H2 बेस्ड रिएजेंट क्या कहेगा? मैं तो पहले किसको रिड्यूस करूंगा? आपके पास जो आइसोलेटेड एल्कीन है। क्यों? क्योंकि उसके वो कॉन्जुगेटेड होगी, कॉन्जुगेशन होगा तो उस एल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहां एडजॉर्प्शन कम होगा, एडजॉर्प्शन कम होगा तो रिडक्शन कम हो पाएगा। तो यहां से एक और पॉइंट क्या बोल सकते हो आप? थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हो भाई? कि आपके पास एक कॉन्जुगेटेड होगी, एक नॉन कॉन्जुगेटेड होगी, तो हम क्या कहेंगे? नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होगी? रिड्यूस फर्स्ट देन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन के कंपैरिजन में क्या होगा?
नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन पहले रिड्यूस होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान समझना ही पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं के ऊपर सब इर्द गिर्द घूमने वाला H2 बेस रिएजेंट। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान समझना। एक आपके पास क्या है, कार्बोनिल है, और एक आपके पास क्या है, एल्कीन है। एक आपके पास क्या है, कार्बोनिल, एक एल्कीन है। अगर मैं कार्बोनिल लेता हूं तो कार्बोनिल मैं कहूंगा ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ये पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, किसकी तरफ शिफ्ट होगी, इस ऑक्सीजन की तरफ। और अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो मैं कहूंगा ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और बताओ विड्रॉ कर लेगा तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, तुम खुद देखो, याद करो जीओसी का कॉन्सेप्ट है। एक एल्कीन है और एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डाल देता हूं, एक आपके पास कार्बोनिल, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डाल देता हूं, तो बताओ एल्कीन फास्ट रिएक्ट करती है क्योंकि यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। और कार्बोनिल कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों करता है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही होगी, तो यहां इस पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लग जाता है। तो सोचो अगर एक मेरे पास एल्कीन है और एक क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बताओ कौन पहले रिड्यूस होगा, जिसकी पाई डेंसिटी अच्छी होगी, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ताकि यहां क्या हो सके, एडजॉर्ब जल्दी हो सके। इसका मतलब इसको तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, या मैं कहूं बहुत ही स्लो करता है। तो यहां से आप फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हो कि एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो ना, एक कार्बोनिल हो और एक एल्कीन हो, तो कौन रिड्यूस होगा पहले, एल्कीन। और चाहते भी हम यही थे कि एल्कीन पहले रिड्यूस हो, क्योंकि कार्बोनिल तो रिड्यूस हो रही थी, एल्कीन नहीं हो रही थी। और अब क्या हो रहा है, ये रिएजेंट क्या कर रहे हैं, एल्कीन को रिड्यूस करे, कार्बोनिल को छोड़ रहे हैं। तो यहां क्या कहोगे, रिडक्शंस ऑफ एल्कीन, रिडक्शंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, फर्स्ट देन सी डबल बॉन्ड ओ, इसके कंपैरिजन में। फटाफट बोलो चारों पॉइंट समझ में आए कि नहीं है, फटाफट बोलो भाई, चारों पॉइंट समझ में आ गए। हाँ बिल्कुल पुष्कर, जीओसी में बताया था ये, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चारों पॉइंट समझ में आ गए क्या, चारों पॉइंट। सिन एडिशन होता है आपके पास, यहां नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन को पहले रिड्यूस होगा कॉन्जुगेटेड कंपैरिजन में, रिडक्शन कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन का होगा सीओ के कंपैरिजन में, और लेस स्टेरिक इंड्रेंस वाली साइट पहले रिड्यूस होगी, बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो अब एक एक पॉइंट को ही हम वापस ले रहे हैं, इसी के ऊपर फिर खत्म कर देंगे। जो चार पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन्हीं चार पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे, H2 बेस रिडक्शंस खत्म हो गया है बस। तो सबसे पहला पॉइंट तो बताओ, सिन एडिशन होता है, इसका तो क्या लेना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कौन सा, यहां आपके पास क्या होगा, ये लिखेंगे सबसे पहले तो ये पॉइंट उठाते हैं जो फोर्थ है, तो लिखेंगे रिडक्शंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, रिडक्शंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट, देन CO। ये सबसे पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं। देखो जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे दिया जाए, समझो भाई ध्यान से, ये एग्जांपल दे दिया जाए, एक ये सिंपल आपको एग्जांपल दे दिया जाए, और आपके पास यहां डाल दिया जाए कोई भी H2 बेस। मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत सारे H2 बेस होते हैं, कोई भी आपको H2 बेस डाल देता है, तो मैं कॉमन जो आप पढ़ते आए वही रिएजेंट लेके चल रहा हूं। इसकी जगह आप कोई भी H2 बेस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। H2PDC डाल दिया तो बताओ, H2PDC, H2 दिखते ही समझ जाना H2 बेस रिएजेंट है, और H2 बेस रिएजेंट है तो हमें पता है एल्कीन को रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल को नहीं करेगा। तो यहां से किसको रिड्यूस कर देगा, इस एल्कीन को। और चाहते भी हम यही थे, क्योंकि आपका कार्बोनिल तो रिड्यूस कौन कर देता था, याद करो, जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं हाइड्राइड डोनर, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, यहां गलती से NaBH4 डाल दिया तो क्या करोगे, इस कार्बोनिल को रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कार्बोनिल तो रिड्यूस हो ही रहा था, बस प्रॉब्लम क्या थी, हमें जो दिक्कत हो रही थी वो कौन सी थी, कि एल्कीन कोई रिड्यूस नहीं कर रहा था। तो उसके लिए आज हमारे पास ये रिएजेंट भी मिल गया है कि भाई वो पहले एल्कीन को रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। तो ये समझना है बस। जैसे और एग्जांपल ले लें,
ये लो H2 बेस्ड रिएजेंट H2PDC डाल दिया। ये C क्या है? वही चारकोल है। ठीक है, तो बताओ एक कार्बोनिल दे दिया आपके पास, एक एल्कीन दे दी, तो हम कहेंगे एल्कीन रिड्यूस हो गया ओनली, कार्बोनिल रिड्यूस नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? ये कार्बोनिल एज इट इज रहेगा और ये आपकी एल्कीन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहां जैसे देखो एक चीज मैं बता देता हूं भाई, यहां आपके पास जितने भी एल्कीन है, चाहे कितनी ही एल्कीन हो, सबको रिड्यूस कर देते हैं रिएजेंट। ठीक है, ये आपके पास जैसे ये कंपाउंड दे दिया, जैसे ये कंपाउंड दे दिया भाई, ये आपके पास जैसे एल्कीन, यहां H2PDC डाल दिया, तो ये क्या होगा? यहां से एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। यहां से ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, एस्टर रिड्यूस एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आपके पास एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहां, और थोड़ा सा आगे करते हैं। बताओ एक दो एग्जाम्पल करो तुम ही लोग, फटाफट करो भाई ये एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट करो ये एग्जाम्पल, तुम ही करो पहले। फटाफट करने लग जाओ, पेन कॉपी उठाओ। ये डाइबल एच, फटाफट करो। बी प्रोडक्ट, फटाफट करो ये दोनों एग्जांपल्स। सी प्रोडक्ट, फटाफट करो भाई एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करो। ए प्रोडक्ट, बी, सी। फटाफट करो ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस फटाफट करो, ये क्वेश्चंस फटाफट करो भाई। फटाफट बताओ भाई, हो रहा है क्या? फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल सूर्यान से। अब चला हुआ तो ही चलाएगा तो और कम का टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर कम। हाँ बिल्कुल अमन, सरफेस एरिया जितना अच्छा ज्यादा होगा उस पर डिपेंड भी करेगा ये। ठीक है, नीतू बिल्कुल करेगा रिड्यूस, नॉन कॉन्जुगेटेड है कोई भी, नॉन कॉन्जुगेटेड जो ना कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी तो उसको रिड्यूस जरूर करेगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा, पर अगर मुझे कंपैरिजन दे दिया जाता है तो हम कीमो सेलेक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा भाई रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बोनिल को बहुत कम, वो भी तो एल्कीन है, तो एल्कीन को तो रिड्यूस करेगा ही, पर एक कॉन्जुगेटेड होगा एक नॉन कॉन्जुगेटेड, तो पहले किसको रिड्यूस करेगा आपको ये ध्यान होना चाहिए, नॉन कॉन्जुगेटेड करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये है कॉन्जुगेटेड एल्कीन एक नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो वो आपको पहले किसको रिड्यूस करेगा? नॉन कॉन्जुगेटेड करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी तो उसके अंदर उस एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी। ठीक है,
फटाफट बोलो भाई। देखो इधर ध्यान दो, क्या क्या होगा। सबसे पहला कि यहां सबसे पहला क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन लेते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले H2PDC दे रखा, तो ये एल्कीन रही। इस एल्कीन को बताओ क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो बताओ एक से क्या बनेगा, यहां से जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्या बनेगा, ये एरोमेटिक रिंग, ये आपके पास ये बन जाएगा। बताओ ये बन जाएगा, ठीक है, डाइबेल H। उसके बाद क्या डाल दिया, डाइबेल H। तो बताओ क्या कर देगा डाइबेल H, इस एस्टर को एल्डिहाइड में, याद करो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर। ये लो एल्डिहाइड के अंदर कर दिया। अब क्या दे रखा है यहां से, एमीन और कार्बोनिल। बताओ क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमीन, इमीनियम आयन बना देगा। क्या बना देगा भाई, इमीनियम आयन बना देगा। यहां से ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन आपका, बताओ यही बन जाएगा। और इसके साथ आप बताओ क्या दे रखा है, NaBH3Cn, NaBH3Cn। बताओ क्या कर देगा इसको, यहां से BH बॉन्ड क्या कर देगा, अटैक करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां लिख देता हूं, यहां क्या बना देगा, एमीन बना लेना है, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग जोड़ लेना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चेक कर लेना भाई सभी क्या बनाया क्या नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, एक आपके पास ये सिस्टम दे रखा है, यहां एल्कीन है, ये आपके पास कार्बोनिल, ये सिस्टम दे रखा है। और इसमें क्या डाला हुआ है, सबसे पहले लिथियम डाल रखा है और C2H5OH डाल रखा है, ठीक है। बताओ कौन सा रिडक्शन है ये, बर्च रिडक्शन। और उसके साथ क्या डाल रखा है, MEI। आपको याद करो तो जब बर्च रिडक्शन होता था तो क्या होता था, इनोलेट आयन बनता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करता। इस एल्कीन को देखा था हमने, क्योंकि वहां रेडिकल एनायन का जो स्टेरिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो कम नहीं हो पा रहा था। तो इसका मतलब यहां से सबसे पहला काम क्या होगा, इनोलेट आयन बन जाएगा, यहां से ये एल्कीन और ये आपके पास कार्बोनिल। बताओ यही बनेगा। अब क्या होता है, उसके साथ MEI डाल रखा था, तो इनोलेट आयन जो होता था मैंने बताया था, यहां से ये अटैक कर देता है, यहां मतलब इसके अल्फा पोजीशन पे जोड़ दोगे बस सिंपल, ये एल्कीन हो जाएगा, यहां आपके पास ये कार्बोनिल और ये आपके पास Me बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। बताओ अब क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में बताओ क्या डाल रखा था, H2PDC। बताओ क्या करेगा, कार्बोनिल है और एल्कीन है, बताओ किसको रिड्यूस करेगा, इसके एल्कीन को, इस एल्कीन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी और ये कार्बोनिल और यहां क्या जुड़ गया, मिथाइल। अब थर्ड स्टेप में क्या डाल रखा है, NaBH4, NaBH4। बताओ NaBH4 क्या करेगा, इस कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, आपका अल्कोहल के अंदर। ये आपका अल्कोहल के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका सी प्रोडक्ट आ गया, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बताओ कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं भाई, सेकंड टाइप का, यहां में देखो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया इसका, अब सेकंड टाइप लिखेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रिड्यूस फर्स्ट। मैंने कहा 4 पॉइंट बताए और चारों पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्ब, एल्कीन रिड्यूस फर्स्ट। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रिड्यूस फर्स्ट। देखो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की अगर बात करता हूं, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, फटाफट समझेंगे इसको। जैसे ये कोई एल्कीन दे दी, ठीक है, ये आपके पास सिस्टम ले लिया और आपको कहा जाए कि बताओ यहां H2PDC डाल रखा है, 2 इक्विवेलेंट लिख दिया, यहां क्या डाल दिया, 2 इक्विवेलेंट, और कहा जाए कि बताओ क्या होगा। तो देखो यहां आपके पास 2 टाइप की एल्कीन है, एक है सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे पास एक ये एल्कीन है और एक ये एल्कीन है और एक आपके पास यहां ये एल्कीन है भाई,
ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप के एल्कीन है। तो देखो यहां 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे उतना ही वो क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। तो मैं कहूंगा यहां 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहां 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो इसके बाद ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये हो जाएगी। अगर ये हम कह दूं तो ये होगा, तो इसके बाद ये भी सब्स्टिट्यूटेड, और सबसे लीस्ट ये हो जाएगी। कोई भी एल्काइल ग्रुप, मतलब जितने ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप आप जोड़ते जाओगे, एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाओगे, वो उतनी ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो जाएगी। तो यहां जब देखोगे तो यहां बताओ क्या है, यहां देखो ये आपके पास एल्कीन है, तो ये एल्कीन क्या है, 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहां इस एल्कीन के पास क्या जुड़े हुए हैं, 2 एल्कीन, 2 जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो एल्कीन है, ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो मैं क्या कहूंगा, जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो पहले रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होगी, इसकी कीमोसेलेक्टिविटी, कि आपके पास 2 टाइप के मेरे पास क्या थे, एल्कीन थे, उनमें से एक को रिड्यूस कर दिया। आप नॉर्मली अगर कीमोसेलेक्टिविटी नहीं दे रखा है तो H2PDC जो होगा वो सबको रिड्यूस करेगा, हर एक एल्कीन को रिड्यूस कर देता है। पर एग्जामिनर हमेशा जब भी पूछता है तो कुछ कीमोसेलेक्टिविटी यूज करके पूछता है। अगर नहीं, जितने भी आपके पास एल्कीन होंगे उन सभी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। पर अगर एग्जामिनर कीमोसेलेक्टिविटी पूछता है तो ये ध्यान रखना, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, पहले रिड्यूस होगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो पहले रिड्यूस होगी। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके पास एग्जांपल दे दिया जाए, ये एग्जांपल दे दिया जाए और यहां डाल दिया जाए H2PDC, तो बताओ क्या करेगा। यहां ये आपके पास क्या है, 2 एल्काइल, यहां 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो पहले रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से अगर कह देता है कि भाई आपको कीमोसेलेक्टिविटी नहीं पूछी है तो आप दोनों एल्कीन को रिड्यूस कर देना है, दोनों एल्कीन को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये आपके पास, और यहां H2PDC डाल दिया जाए, तो आपको कहा जाए कि भाई बताओ क्या होगा। तो यहां देखो ये आपकी एल्कीन जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, ये एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहां चारों तरफ क्या जुड़े, एल्काइल ग्रुप। यहां बताओ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। तो हम क्या कहेंगे, जो आपकी नीचे वाली एल्कीन होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस नहीं होगी, सिंपल। और एग्जाम्पल ले लो भाई, जैसे और एग्जाम्पल ले लिया जाए, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, ये आपके पास एल्कीन ले ली जाए और यहां H2PDC डाल दिया जाए, तो क्या कहोगे, देखो यहां आपके पास ये क्या है, एल्कीन जो होगी, सॉरी यहां एल्कीन ले ली जाए, ये एल्कीन ले ली जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये रिड्यूस हो जाएगी, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, ये नहीं होगी बस। तो ये आप इस तरह सिंपल आप रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरे टाइप के जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं, एक कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहां हम किसकी बात करेंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड वर्सेज कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, और इसमें कहा जाए कि यहां आपके पास H2PDC डाल दिया, ठीक है। मैं एक ही रिएजेंट लेके चल रहा हूं H2PDC, आप कोई भी H2 वाला यही नहीं लिखा है कि भाई H2PDC ओनली इनको रिड्यूस करता है, कोई भी H2 बेस्ड रिएजेंट हो सब रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यह H2PDC, तो देखो 2 टाइप के एल्कीन है, एक आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, दूसरी नॉन कॉन्जुगेटेड। ये एल्कीन है नॉन कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड कौन सी होती है, जीओसी बताया था, जो रेजोनेंस नहीं करती। कॉन्जुगेटेड कौन सी है, जो रेजोनेंस करती है। तो बताओ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
और इस कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस एल्कीन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी तो मैं कहूंगा ये एल्कीन जो होगी ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी, इधर वाली एल्कीन नहीं रिड्यूस होगी। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट बन क्या जाएगा, हम कहेंगे भाई ये तो आपके पास एजिटीज रहेगा और ये रिड्यूस हो जाएगी एल्कीन। अगर इसी में मैं क्या कर देता हूं, यहां बताओ NaBH4CeCl3 डाल दूं तो क्या कहोगे, NaBH4CeCl3 डाल दूं तो हम क्या कहेंगे, ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, ये एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी, याद करो ना, सॉरी ये आपके पास कौन सा कार्बोनिल रिड्यूस हो जाएगा, कौन सा, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, कार्बोनिल का अल्कोहल बन जाएगा, ये एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी। अगर मैं यहां क्या डाल देता हूं, आपके पास सोडियम लिक्विड NH3 डाल देता हूं तो बताओ क्या कहोगे, हम कहेंगे ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, ये एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे भाई यहां से कि आपके पास जो ये एल्कीन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वाली, वो एल्कीन रिड्यूस नहीं होगी और ये नहीं होगी। देखो यहां ये उल्टा काम कर रहा है इसका, यही चाहते थे हम कि एल्कीन को रिड्यूस करें और इनको छोड़े, क्योंकि इनको तो ये रिड्यूस करने वाला कौन था, पढ़ चुकी था हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। अगर तुम्हें यहां डाइबेल H डाल देता हूं, यहां क्या डाल दिया, डाइबेल H, डाइबेल H डाल देता हूं तो बताओ क्या होगा, ये कार्बोनिल रिड्यूस हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी एक कॉन्जुगेटेड हो एक नॉन कॉन्जुगेटेड होती है तो हमेशा नॉन कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होगी वो पहले रिड्यूस होगी। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, ये एल्कीन दे दी जाए और यहां H2PDC डाल दिया जाए तो बताओ क्या होगा, हम कहेंगे देखो ये एल्कीन जो हमारी है ये तो इस SO के साथ क्या करेगी, रेजोनेंस करेगी, तो ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ये एल्कीन क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड, तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होगी, पहले रिड्यूस हो जाएगी भाई, यहां से ये आपका एज इट इज रह जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिकन ये कोई इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट की बात नहीं है, ठीक है, क्या कह रहा है स्लाइड नंबर 10 में, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट नहीं लिखे। अरे भाई ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन देता है ना एग्जामिनर, तो ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं तो उनको देख के वो चलना होता है, ऐसे नहीं चलना होता आंख मूंद करके। मैंने वो चीज समझा दी है भाई कि आपको कीमो सेलेक्टिविटी की बात करता है तो आप इसको रिड्यूस करोगे, अगर एग्जामिनर कीमो सेलेक्टिविटी बात नहीं करता है तो आप सब एल्कीन को रिड्यूस करोगे। ठीक है, थैंक यू हर्ष। सौरभ मैंने बेंजीन के रिडक्शन की बात नहीं की है भाई यहां, ठीक है, तो उसका कोई जिक्र मत करो, जो चीज पढ़ा रहा हूं वही पढ़ते रहो, आगे सब आ जाएंगी। ठीक है, ये नहीं रिड्यूस किया, ये कैसे रिड्यूस होगा, वो सब कहानी आगे आएगी। ऐसे जो चीज पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट में उसी की बात होनी चाहिए। ठीक है, आगे की बातें नहीं करनी, वो आगे आने वाली है रिडक्शन ऑफ बेंजीन की बातें, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करनी है। नंगला मनी का ये जो बर्थ रिडक्शन ये पिछली क्लास में पढ़ा दिया, एक बार वो वीडियो देख लो, एक बार वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें कैसे रिडक्शन करवाया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ाया है भाई। देवरिका कौन सा कॉन्जुगेटेड नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है भाई, भाई ऑप्शन होते हैं ना अविनाश, अविनाश ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस लिखे होते हैं, एग्जाम जब देने जाते हो तो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन देखने होते हैं, एग्जामिनर कहता है वहां ऊपर वो जो ऑप्शंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन टिक करोगे, तो ऐसा तो नहीं आंख मूंद लिया और हमने बी टिका दिया सी टिका दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख करके कीमो सेलेक्टिविटी का अंदाजा लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है,
अविका एक्सिस में गिवन होती है तो सबको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। मैं पहले कितनी बार तो बोल चुका हूं भाई, सबको रिड्यूस करेगा, सबको रिड्यूस करेगा। वही एक ही चीज 5 बच्चे पूछते हैं, 10 बच्चे फिर पूछने लग जाते हैं, मैं 10 बार ये आंसर देना पड़ता है। तो जो मैं एक बार बोल दे, किसी एक बच्चे को बोल दे, सबके लिए होता है। ऐसा मत सोचो भाई उसी के लिए पर्सनली बोला है, ऐसा मत क्या करो, ठीक है। देवरिका सब एल्कीन को रिड्यूस करेगा, मैंने कहा कीमो सेलेक्टिविटी की बात चल रही है, ठीक है। अंजू बेंजीन के रिडक्शन की कहानी मैंने कहां पढ़ा दी तुझे, कब कह दिया मैं बेंजीन का रिडक्शन करता है, मतलब लिखा है कहीं? अरे बेंजीन के रिडक्शन का मैंने अभी तक जिक्र किया है कहीं? मैं एल्कीन एल्कीन की कहानी यहां मैकेनिज्म बनाई, तुम खुद सोचो कितने उल्टी बातें करते हो, मुझे तो क्या कहूं मैं तुम्हारे लिए। अभी मैंने बोला है उसको, कौन सा एक और लड़का किसी ने पूछा था, अब भाई मैं बेंजीन के रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसके रिडक्शन करवा रहा हूं यहाँ? एल्कीन का रिडक्शन। बेंजीन का क्यों नहीं हो रहा है? बेंजीन पढ़ा है क्या? अगर तुम ही पढ़ लेती तो फिर यहाँ पर बैठती क्यों? जब तुम्हें बुक से ही पता चल जाता है भाई यहाँ ये चीज रिड्यूस होती है, नहीं होती, तो फिर यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? मैंने देखो ये मैकेनिज्म किसकी बता रखी है, इसका मतलब बेंजीन की कुछ कंडीशंस होंगी, आगे पढ़ाऊंगा बेंजीन के रिडक्शन भी, वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। बस एक वर्ड मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, बेंजीन के रिड्यूस करने के लिए ऐसे H2 बेस्ड रिएजेंट को यूज करते हैं, तो बेंजीन के बारे में पूछने लग गई, नहीं बोलता तो कोई जिक्र ही नहीं होता। चीजों को समझने की कोशिश क्या करो। देखो कौन से टाइप हो गए? थर्ड टाइप, कॉन्जुगेटेड वर्सेस नॉन कॉन्जुगेटेड। फोर्थ टाइप लिखेंगे भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, मैंने कहा था लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेज साइट की तरफ से हमेशा रिड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये कोई कंपाउंड लिख देता है, ये लिख दिया है कि अबोव प्लेन, ये ऊपर की तरफ है ये, ठीक है, और यहां कोई एल्कीन है, ये मैंने कोई कार्बोनिल लिख दिया, ये अबोव प्लेन बना दिया, ठीक है, ये आपके पास कार्बन। अब यहां मैंने क्या डाला, H2 कोई बेस्ड रिएजेंट डाल दिया, जैसे H2PDC डाल दिया, H2PTC डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, और इस एल्कीन के साथ यह रिडक्शन। तो देखो मेरे पास एक क्या है, कार्बोनिल है, दूसरा क्या है, एल्कीन है। एक कार्बोनिल और एक एल्कीन अगर होती है तो उसके रिडक्शंस के लिए यहां हमें पता है एल्कीन को रिड्यूस करेगा, पर किस साइड से करेगा, क्योंकि यहां अब स्टीरियो की बात आ गई, क्योंकि जो ये ब्रिज है ये किसकी तरफ करके दे दिया, अबोव प्लेन की तरफ से ही। तो बताओ ऊपर की तरफ से अगर यहां मैं क्या करता हूं, H2 को ट्रांसफर करता हूं इसके पास, तो ऊपर की तरफ से करूंगा तो बताओ इस ग्रुप की क्या लगेगी, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी। इस ग्रुप की क्या लगेगी भाई, स्टेरिक क्राउडिंग, ये जो ग्रुप है इसकी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, अबोव प्लेन में है। तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी तो हम क्या कहेंगे, नीचे की तरफ से अटैक करेगा। तो अगर हाइड्रोजन, क्या कहोगे भाई, यहां हाइड्रोजन नीचे की तरफ से आएंगे, यहां नीचे की तरफ से हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ आया, तो बताओ यहां ये जो CH2 है, ये एल्कीन है, ये आपका क्या बना होगा, ऊपर की तरफ, और जो ये हाइड्रोजन आ रहा होगा ये आपका नीचे की तरफ। तो बताओ ये तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। और ये यहां बताओ हाइड्रोजन क्या है, ये तो आपका क्या बन चुका है, CH3। इसी को कैसे लिख सकते हो आप, ये आपके पास कार्बोनिल था ही, ठीक है। अब हाइड्रोजन बताओ कहां से आ रहा है, नीचे की तरफ से, तो ये CH3 का ये कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ, बस ये ऊपर की तरफ। अब ये मत कहने लग जाना, कोई बच्चा जरूर मैसेज करेगा कि सर ये हाइड्रोजन तो नीचे की तरफ था। अरे भाई नीचे की तरफ ये है यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर में तो अबोव बिलो दिखाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें बगैर लॉजिक वाली चीजें पूछने लग जाते हो। देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे आपके पास ये एल्कीन दे दी भाई, यहां CH3 अबोव प्लेन में ले लिया, यहां H2 बेस्ड रिएजेंट डाल दिया, तो देखो यहां अबोव प्लेन में कौन है भाई, आपके पास क्या है, CH3। अगर अबोव प्लेन की तरफ से ही यहां H2 का ट्रांसफर हो गया, H2 का एडजॉर्प्शन जुड़ेगा, H2 का एडिशन होगा, तो मैं कहूंगा इस CH3 की क्या लगेगी, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी। तो कहां से जुड़ेगा, बिलो प्लेन से जुड़ना चाहिए। तो यहां मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन जो आएंगे वो कहां जा रहे होंगे भाई, बिलो दी प्लेन। देखो ये अल्फा बीटा को रिड्यूस कर रहा है एल्किन को, मैंने कहा किसी भी टाइप के एल्किन हो सब एल्किन को रिड्यूस करेगा, ये बात ध्यान रखो बस।
पर वो कीमो सेलेक्टिविटी बता रहा हूं, वो कीमो सेलेक्टिविटी है उसकी, कि आपको डाल दिया कि भाई हाँ इसको भी रिड्यूस कर दिया, उसको भी रिड्यूस कर दिया, ऑप्शंस के अंदर सबको, सब एल्कीन को भी रिड्यूस किया मिलेगा और कीमो सेलेक्टिविटी भी दिखाई होगी। तो पहला टास्क आपको किसको करना है, कीमो सेलेक्टिविटी वाले पे टिक करके आना है। ठीक है, पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं भाई, सब रोल जो है वो कीमो सेलेक्टिविटी का है। फिर वही सर आपने इक्विवेलेंट नहीं लिखे, वो नहीं लिखे, अरे भाई ऐसी पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हो। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, बिलो दी प्लेन आ जाएंगे। ठीक है, बिलो की तरफ से जुड़ेंगे। ठीक है, बताओ समझ गए। अब देखो यहां मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपके पास ये कोई एग्जांपल ले लिया भाई, यहां वही मैंने लगा दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप, और यहां क्या डाल दिया H2PDC, ये H2PDC डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो H2PDC डाला था, अभी तक क्या यहां क्या कर रहे थे कि ये जो CH3 था ये स्टेरिक क्राउडिंग लगा रहा था कि अगर मैं यहां अबोव प्लेन की तरफ सरफेस रखूं और उस तरफ से ही क्या करूं, हाइड्रोजन का एडिशन करूं, तो ये CH3 क्या कर रहा था, यहां रिपल्शंस लगा रहा था, मतलब क्या लगा रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था। बट यहां जब करते हैं तो ये मेरा OH जो होता है, तो यहां हमें क्या लग रहा था, ये OH क्या लगाएगा, यहां रिपल्शंस लगाएगा। पर यहां होने क्या लगता है कि अबोव प्लेन की तरफ से अगर मेरे पास सरफेस होता है तो ये जो OH के लोन पेयर होते हैं ये उस सरफेस में क्या कर देते हैं, अपने लोन पेयर को यहां एडजॉर्ब करवा देते हैं। और बताओ एडजॉर्ब होना मतलब अट्रैक्शन, जुड़ना ही तो है कि ये कंपाउंड और उस सरफेस का जुड़ना जिस पे हाइड्रोजन है। और बताओ जितना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब एडजॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा, उतनी ही जल्दी यहां क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। अगर बिलो दी प्लेन की तरफ से सरफेस आए तो ये OH क्या नहीं कर पाएंगे, अपने लोन पेयर उसमें एडजॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे, जल्दी नहीं जुड़ेंगे तो एडजॉर्प्शन जल्दी नहीं हो पाएगा, जल्दी एडजॉर्प्शन नहीं होगा तो रिडक्शन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो ये बात नोट कर लेना, जिस साइड में अगर लोन पेयर वाली स्पीज आ जाती है तो लोन पेयर जिस साइड में होगा उसी साइड से ही यहां हाइड्रोजन का एडिशन होगा। बट अगर लोन पेयर वाली स्पीज नहीं है, तो जिस लोन पेयर वाली स्पीज नहीं है तो आपकी साइड से एडजॉर्ब करवाओगे, यहां क्या करोगे, उसके अपोजिट साइड से यहां हाइड्रोजन को एडिशन करवाओगे। तो यहां हम क्या कहूंगा, किस साइड जुड़ेंगे हाइड्रोजन, मेरे अबोव प्लेन की तरफ से। जिस साइड में लोन पेयर होगा उसी की तरफ से क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई, ये जैसे ले लिया मैंने, यहां H2PDC डाल दिया, तो बताओ क्या होगा, यहां OCH3 लोन पेयर वाली चीज क्या है, बिलो दी प्लेन। तो यहां जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो किस साइड में ऐड होंगे, बिलो दी प्लेन से। जिस साइड में लोन पेयर वाली चीज होगी उसी साइड में क्या होंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां से कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं भाई, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये आपके पास, और यहां क्या डाल दिया जाए, H2PDC डाल दिया, यहां H2PDC डाल दिया जाता है। तो बताओ क्या होगा, देखो यहां से हमें एक तो क्या दे रखी है, दो टाइप की एल्कीन दे दी, तो हमें पता है लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी वो पहले रिड्यूस होगी। तो ये एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूट है क्योंकि यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा ये एल्कीन जो है लेस सब्स्टिट्यूट है। और अगर ये लेस सब्स्टिट्यूट है तो ये एल्कीन रिड्यूस होगी, पर साथ में इसकी स्टीरियो भी बात करोगे। स्टीरियो कैसे बात करोगे, मैं कहूंगा या तो मेरा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से जुड़ जाए या हाइड्रोजन नीचे की तरफ से जुड़ जाए। बताओ अगर ऊपर की तरफ से जुड़ेगा तो बताओ इस कार्बन की स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने। बताओ एक कार्बन की लगेगी या स्टेरिक क्राउडिंग, अगर नीचे की तरफ से लगाओगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है क्या कर रहा होगा, स्टेरिक क्राउडिंग लगाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जिस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी उसी साइड जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन कहां से जुड़ेगा, ऊपर की तरफ से। तो हम प्रोडक्ट क्या बना के लिखेंगे भाई, कि यहां जो आपके हाइड्रोजन होंगे ये कहां किसकी तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये CH3 कहां जुड़ेगा, नीचे की तरफ, और यहां ये एल्कीन आपका एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, ये आपकी कीमो सेलेक्टिविटी भी होगी, साथ में स्टीरियो की भी बातें हो गई। तो कीमो सेलेक्टिविटी विद स्टीरियो दोनों आ गई। जैसे और एग्जांपल ले लें, जैसे ये एग्जांपल ले लिया भाई, यहां मैंने H2PDC डाल दिया और इसमें कह दिया जाए बताओ कि यहां कौन सा रिड्यूस होगा। तो बताओ क्या होगा, यहां मेरे पास देखो ये एल्कीन है, अगर ऊपर की तरफ से आएगा तो इन कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, ये कार्बन है इन तीनों की लगेगी, यहां से ये कार्बन भी लगा रहा होगा,
यहां की बात नीचे की तरफ से आएगा तो 2 कार्बन की, तो यहां ऊपर से 3 कार्बन, नीचे से 2 कार्बन की, तो इसका मतलब नीचे की तरफ से आना चाहिए क्योंकि लेस स्टेरिक क्राउडिंग है। ये सब पढ़ा चुका हूं, अब ये मत कह देना भाई कोई सा कि सर दोबारा बता दो, इसको वीडियो देख लो जाकर के भाई। ये चीज बताओ कहां जाएगा, नीचे की तरफ से, ये नीचे की तरफ से आकर जुड़ जाएगा। यहां मिथाइल मान लो या मिथाइल लगा देता हूं ताकि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और अच्छे से डिफाइन हो जाए। ये स्टीरियो CH3 लगा दिया, तो बताओ CH3 कहां जाएगा, यहां ऊपर की तरफ। बताओ यहां क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी स्टीरियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट बताओ भाई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई, फटाफट बताओ, किसी कोई कंफ्यूज तो नहीं है। फिफ्थ लिखेंगे रिडक्शंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। रिडक्शंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, फटाफट बोलो, क्या किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट बोलो भाई। आदित्य बताओ स्लाइड 12 में क्या है, बताओ भाई फटाफट। अरे साथ में लिखा करो भी कि ये कुछ स्लाइड 12। अंजू लोन पेयर वाला, मैंने ये कहा लोन पेयर जो होगा तो लोन पेयर क्या कर देता, अपनी वो जो सरफेस होता है जो बनाया था हमने मेटल और चारकोल से और हाइड्रोजन गैस से, उस सरफेस में जो अभी तक क्या कर रही थी, ये एल्कीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देती थी, एडजॉर्ब करवाती थी। ऐसे ही लोन पेयर जो होता है वो अपनी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, उसमें एडजॉर्ब कर देता है। तो जो लोन पेयर जिस साइड में एडजॉर्ब होगा उसी साइड से तो वो सरफेस है, तो उसी साइड से हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। यहां लोन पेयर भी साथ में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एडजॉर्ब हो रही है, पर साथ में लोन पेयर भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडजॉर्ब करवा देता है। तो लोन पेयर जिस साइड में होगा उसी साइड में ही सरफेस होगा, उसी साइड से हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो मैंने कहा लोन पेयर जिस साइड में होगा उसी साइड में आपको क्या कर देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। ओके ओके भाई। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो रिडक्शंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। क्या एल्कीन के अलावा भी किस किस का रिडक्शंस करते हैं, तो देखो जिसके पास भी पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है, चाहे कोई भी हो, साइनाइड हो, N3 हो, आपके पास नाइट्राइल हो, किसी के पास भी अगर जिसके पास भी पाई बॉन्ड अवेलेबल है उसके लिए ये H2 बेस्ड जो रिएजेंट होता है वो रिड्यूस कर देता है, किसी भी पाई बॉन्ड हो। पर मैं यहां हर एक पाई बॉन्ड, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ऐसे में 20-30 फंक्शनल ग्रुप लिखा दो, वो कोई काम के नहीं होंगी, ठीक है। तो हम उन्हीं की बात करेंगे जो अदर फंक्शनल ग्रुप में जो रिडक्शंस करेगा, जो कॉमनली यूज होते हैं। क्योंकि यहां जितने भी मैं लिखवाऊंगा सभी कोई लिखवाने बैठ गया तो बुक्स के अंदर तो लिखे हुए हैं, तो वहीं से पढ़ लेते अगर। तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो शॉर्ट जल्दी से हमें, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, उन्हीं अदर फंक्शन। मैंने बता दिया जिसके पास भी पाई बॉन्ड अवेलेबल है वो सबको रिड्यूस कर देता है, सबको रिड्यूस कर देगा। पर यहां मैंने क्या कहा, आपके पास हमें उन्हीं अदर फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है जो कॉमनली यूज होते हैं, एग्जामिनर बार बार जिसको हर एक एग्जाम में यूज करवा लेता है। वो अदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे, जैसे आपके पास एजाइड होता है, हर जगह यूज करवा लेता है, ठीक है, और H2PDC डाल देता हूं, तो यहां जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा वो सबको रिड्यूस कर देगा। मैंने कहा जिसके पास, यहां एजाइड के पास N3 के पास पाई बॉन्ड है, तो जिसके पास भी पाई बॉन्ड है मोस्टली सबको रिड्यूस कर देता है जनरली, ठीक है। ये RnH2 बन जाएगा, यहां RnO2 है, बताओ इसके पास भी ये भी कॉमनली यूज करता है। मैंने क्या कहा कि जो नॉर्मली यूज करता है उन सबको रिड्यूस कर लेगा। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा आपका RnH2। जैसे मेरे पास यहां और क्या हो गया, साइनाइड हो गया, इनको भी कॉमनली यूज करता है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका RCH2NH2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास और कौन हो गया, जैसे इमीन हो गया, इमीनियम आयन, Nr2 पॉजिटिव हो गया, इसमें भी आप H2 बेस रिएजेंट होगा, पाई बॉन्ड होगा तो इसे भी एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन Nr2 बना देगा यहां, ठीक है। तो जो भी आपके पास इमीन हो गया,
H यहाँ डाल दिया आपके पास, तो ये NH2 हो गया। मतलब जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा नॉर्मली उन सबको रिड्यूस कर देगा। जो भी हमारे पास कॉमनली जो यूज होते हैं वो आपके पास ये 3 ही यूज होंगे नॉर्मली, ये 3। तो इनको अभी आपको ध्यान रखना है कि H2 बेस्ड जो रिएजेंट होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। अब देखो जिसको बेंजीन रिंग के बारे में जानना था, बेंजीन रिंग का भी रिडक्शन, वो अब हेडिंग लिख लो। जो उतावले हो रहे थे, बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे थे, बेंजीन का रिडक्शन सर क्यों नहीं कर रहे आप, वो लिख लो। अब रिडक्शन ऑफ बेंजीन, उसका भी नाम लिख देते हैं। यहां लिखो 6 पॉइंट नंबर, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बस गलती से मैं कुछ वर्ड बोल देता हूं तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, सर ये आपने बोला था पर रिड्यूस नहीं कर रहे इसको, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें, तो ये क्यों नहीं किया। वही चीज देखते हैं। देखो यहाँ रिडक्शन ऑफ बेंजीन, देखो रिडक्शन ऑफ बेंजीन की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अभी तक हुआ क्या था, यहां अभी तक क्या हुआ था कि अगर मैं यहां क्या लेता हूं, हाइड्राइड डोनर लेता हूं, हाइड्राइड डोनर लेता हूं, तो वो इस बेंजीन को रिड्यूस ही नहीं कर रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो। फिर हम दूसरा क्या लेके आए, उनके रिडक्शन के लिए क्या लेके आए, बर्च रिडक्शन लेके आए। बर्च रिडक्शन को अप्लाई किया आप, तो बर्च रिडक्शन ने क्या कहा, यहां पार्शियली रिड्यूस कर दिया। बताओ बर्च रिडक्शन ने क्या किया, यहां पार्शियली रिड्यूस कर दिया। तो ये भी कंप्लीट रिडक्शन नहीं किया। तो इसके कंप्लीट रिडक्शन कैसे होगा कि भाई इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दे, ये क्या होगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन हो गया, ये इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा। तो हमें कोई एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इस बेंजीन को एक कंप्लीट रिडक्शन कर सके। यहां तो क्या हो रहा था, ये बेंजीन इस पाई बॉन्ड को यहां पार्शियली रिडक्शन कर रहा था, कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर रहा था। तो देखो इसको कौन कौन से रिएजेंट होते हैं H2 बेस्ड जो इस बेंजीन को कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं। देखो पहला रिएजेंट लिख लेंगे जो एक साइड थे, यहां H2RHAl2O3 हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे यूज किए जाते हैं। ये आपके पास एक रिएजेंट यूज कर सकते हो। दूसरे जो रिएजेंट होते हैं वो देखो यहां आपके पास H2 निकल भी यूज कर सकते हो। ये भी आपके लगभग जो होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होती है, इस टाइप से, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर। तीसरे टाइप के रिएजेंट जो होते हैं, इसमें H2 निकल हो गया, ये आपके पास रिएजेंट्स होंगे। तीसरे टाइप का और कौन सा होगा, H2PTO, इसे बोला जाता है एडम कैटलिस्ट। एडम कैटलिस्ट, ठीक है, ये रिएजेंट होगा। ये भी आपको हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे रिएक्शंस करवा देते हैं इसको भी। तो ये तीनों ही जो रिएजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इस बेंजीन को इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर कंप्लीट रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लूं, जैसे ये कोई एग्जांपल ले लिया, देख लो भाई ये रहता है, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आ गई। पुनीत कुछ भी रिएजेंट यूज कर ले, हम जो जिससे रिलेटेड बात करें उन्हीं की बात करेंगे हम, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, ठीक है, हमें उन्हीं की बात करनी है जो इससे H2 बेस से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे कुछ भी लिखता रहे तू। नागलंबिका क्या कहना चाह रही हो, H2PDC की जगह कोई भी नागलंबिका यूज कर सकती हो। H2 जिसके साथ H2 लिखा दिख जाए ना, बस ये मैंने कहा H2 लिखा दिख जाएगा इसके पास, तो समझ जाओ ये रिएजेंट यूज कर सकते हो इनके लिए, ठीक है, कोई भी लिख रखा हो चाहिए, ठीक है।
सलेस अगर आए तो सबको रिड्यूस कर देना है, चाहे वो अदर फंक्शनल ग्रुप आए चाहे एल्कीन आए, वो सबको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सबको रिड्यूस करके आ जाना है तुझे, ठीक है। वो एनएटी टाइप क्वेश्चन बनेगा फिर। हाँ अंजू सबको रिड्यूस करेगा। अरे इतनी देर से पिछले 2 घंटों से अंजू समझा रहा हूं, बार बार पता नहीं किसे इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रही तुम, कोई जिसका कोई काम नहीं होता। अरे इतनी देर से 2 घंटे से मैं कह रहा हूं भाई H2 को तो रिड्यूस करेंगे, कोई भी जिसके साथ H2 लिखा हुआ है वो एल्कीन को रिड्यूस करेगा। क्या बताओ इनके साथ H2 नहीं लिखा हुआ है? ये एक लाइन में कम से कम 50 बार बोल दिया होगा अंजू, तुम फिर वही पता नहीं। अरे अंजू रिड्यूस करेंगे एल्कीन को, क्यों नहीं करेंगे एल्कीन को रिड्यूस? एल्कीन को तो पहले और करेंगे। थैंक यू हर्ष। हाँ तिशांत, ये कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। ये कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करवा के आना है, ठीक है। बताओ ये कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करवाना है भाई। देखो जितने भी मैंने कहा H2 लगा हुआ मिल जाए और एल्कीन साथ दिखे, तो ये जितनी भी एल्कीन होती है सबको रिड्यूस कर देता है। पर एग्जामिनर जो होगा वो एग्जामिनर की तरह भी सोच के चलना है, क्योंकि आप पेपर नहीं बनाने वाले हो कि मैं हाइपोथेटिकल सोच लेता हूं सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सर आपने तो 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा सर, 2 इक्विवेलेंट नहीं लिखा। अरे भाई ये चीजें जो होती है ये एग्जामिनर की तरह सोच के बता रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे सोच के चल रहा है, ठीक है। एग्जामिनर आपको सिलेक्टिविटी पूछेगा, मैं बताता ही नहीं ऐसा होता है, और एग्जामिनर तो हर पेपर में सिलेक्टिविटी की बात करता है। मैंने कहा रिएजेंट ये क्वेश्चन ही जो अटकते हैं बच्चे, जिसको नहीं आता है, कंफ्यूज होते हैं, वो कीमो सिलेक्टिविटी के ऊपर ही होता है, और वही नहीं पढ़ाई जाती है। बस उनको बता दिया जाता है वह रिड्यूस करता है एल्कीन को, हमें क्या पता कौन सी एल्कीन को पहले रिड्यूस करेगा। तो उस चीज को समझना, जो चीज में यहां बताने की कोशिश करो उस पर कोई ध्यान नहीं देते हो। ध्यान देते हो सर इस एल्कीन को यहां क्यों नहीं रिड्यूस कर रहा है। अरे भाई वो जो चीज है वो रिड्यूस करेगा हर एक एल्कीन को, मैं कितनी बार बोल दिया है, पर फिर वही अगले क्वेश्चन में फिर पूछने लग जाते हो। कोशिश क्या करो समझने की इस चीजों को, मैं जो बोल रहा हूं पॉइंट को नोट करने की कोशिश कर, ऐसे नहीं कि इस कान से निकाल इससे सुने और इससे निकाल दिए, ऐसा नहीं करना भाई प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कहां पहुंच गए थे, ये 7 पॉइंट की बात करते हैं। देखो एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, यहां एक पॉइंट को मिस नहीं कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। मैं चाहता तो इस पॉइंट को मात्र आधे घंटे में खत्म कर सकता था, इस पॉइंट को सारे पॉइंट मिला करके आधे घंटे के अंदर, और उसको आपको यहां हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। इसका मतलब है कि आपको यहां मुझे समझाने से मतलब हर एक पॉइंट को, पर बीच बीच में ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने लग जाते हो तो दिमाग खराब हो जाता है भाई। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या होगा, कोई एसाइक्लिक सिस्टम जिसमें एल्कीन दे दी जाएगी, ध्यान समझना इस चीज को भी। यहां जैसे ये आपके पास सिस्टम दे दिया, यहां कोई एल्कीन है, जैसे ये CH3 है, यहां PH है और ये CH3, और इसमें क्या डाल दिया जाए, H2PDC डाल दिया जाए, इसमें क्या डाल दिया जाए, H2PDC डाल दिया जाए, और आपको कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको कहोगे सर सिंपल हमें पता है यहां से ये प्रोडक्ट बनता है, आप क्या कहोगे, सिंपल यही बात बोलोगे भाई, ये प्रोडक्ट बनता है सर, ये CH3 रहा और ये CH3, और यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम, बस ये प्रोडक्ट बना दिया। पर एग्जामिनर ये पूछता ही नहीं है। ऑप्शन जब देखोगे तो वो स्टीरियो से रिलेटेड होंगे, कहेगा मीजो बन रहा है क्या, इरिथ्रोज बन रहा है क्या, थिरियोज बन रहा है क्या, कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं है, या आपके पास है कायरल मॉलिक्यूल है, रेशमिक मिक्सर है क्या, ऐसे ऑप्शन बने मिलेंगे। मतलब जो हम अभी तक सीख रहे थे कि भाई इस एल्कीन में यहां एल्कीन से H+ दिया और ये बन गया, जबकि तो पूछा ही नहीं। पूछेगा क्या, मैंने कहा मीजो बन रहा है क्या, रेशमिक मिक्सर बन रहा है क्या, कैसे कैसे कंपाउंड, मतलब हर एक स्टीरियो पूछ लेगा। वही याद करो कार्बोकेटाइन में ऐसे सिस्टम के बारे में बताया था आपको, ऐसे सिस्टम में बताओ ये कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है। आप कहोगे सर क्या करता है, ये सिन एडिशन करता है। आपको बताया था एटीएम रूल, एटीएम रूल के बारे में बताया था कार्बोकेटाइन के अंदर, वो मैंने कहा था हर जगह अप्लाई करते हो चलना है। एक के बारे में बताओ क्या बताता है, ये एडिशन के बारे में बताता था, ये एडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन। टी क्या किसके बारे में बताता था, टी किसके बारे में, एल्कीन के बारे में, कि सिस है या ट्रांस है इसके बारे में। एम क्या बताता था, स्टीरियो मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताता था, किसके बारे में बताता था भाई,
प्रोडक्ट के बारे में बताता था। ठीक है, मैंने कहा था इसमें कि दो सेम होने चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए ना, सॉरी, दो डिफरेंट होने चाहिए, एक सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास यहां एडिशन जो है वो एंटी हो जाए, एल्कीन है वो ट्रांस हो जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो ही बनेगा। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन जो है वो मान लो सिन हो जाए, एल्कीन है वो ट्रांस ही रहे, तो यहां क्या होने चाहिए, दो तो सेम होने चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए, एक सेम। तो यहां आप क्या कहोगे, डीएल। डीएल मतलब रेसमिक मिक्सर बन जाएगा, एनेंशियोमर बन जाएगा। अगर मैं कहता था यहां, याद करो जब कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तब, अब ये कोई बच्चा कार्बोकेटाइन नहीं पढ़ा हुआ है तो ये उसी के लिए बता रहा हूं भाई। कभी पूछोगे सर हम तो कार्बोकेटाइन पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं पढ़ा है, उसी के लिए मैं बता रहा हूं। यहां एटीएम रूल को फॉलो करेंगे। एटीएम रूल में मैंने कहा कि आपको पास ये तीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तीन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो यहां दो डिफरेंट होने चाहिए, एक सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर एडिशन यहां क्या दे रखा है, सिन है, तो आप एल्कीन कैसे दे रखे, क्योंकि ये दो चीजें तो एग्जामिनर गिवन होगी, ये दो चीजों के बारे में, और बस प्रोडक्ट बताना है। तो मैंने कहा कि आपके पास या तो रेसमिक बनेगा या मीजो बनेगा। अगर क्या कहता है एग्जामिनर, यहां मेरे पास एडिशन जो है वो क्या है, सिन है, और यहां एल्कीन कैसी है, ट्रांस है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो टी से टी मैच कर चुका है, तो एक ही सेम होना चाहिए, ए से एस मैच नहीं हुआ, या मेरे से एम से डीएल बना दोगे यहां, क्योंकि एक ही मैच होना चाहिए, टी से टी कर दिया है। जैसे आपको कह दिया जाए एग्जामिनर कि एल्कीन है वो क्या है, सिन है, एल्कीन यहाँ क्या है, एडिशन जो है वो सिन है, एल्कीन जो है वो क्या है, सिस है। आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे भाई एक तो सेम होना चाहिए, तो देखो ए से यहाँ एस सेम नहीं है, टी से सी सेम नहीं है, तो एक तो सेम रहेंगे, तो यहां क्या कहेंगे, मीजो। यहां क्या कहोगे भाई, मीजो बना दोगे प्रोडक्ट। यहां बताओ अगर कह दिया जाए भाई एल्कीन जो है एंटी एडिशन हो रहा है, एल्कीन है वो सिस है, तो हम क्या कहेंगे, ए से ए मैच हो रहा है, टी से सी मैच नहीं हो रहा, एक मैच होना चाहिए, एक हो चुका है ऑलरेडी, यहां से क्या हो जाएगा, फिर हम क्या कहेंगे, एक मैच कर चुके हैं, तो यहां क्या कहोगे, डीएल लगा दोगे। यहां क्या लगा दोगे, डीएल के बारे में लगा दो। अगर एटीएम से एटीएम मैच हो जाए कि एल्कीन भी जो है वो एंटी आ जाए, और ना एडिशन जो है वो एंटी आ जाए, एल्कीन है वो ट्रांस आ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, मीजो। प्रोडक्ट क्या बनाओगे, मीजो। जैसे ये आपके पास दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो मैंने कहा यहां क्या लगाओगे, एटीएम रूल लगाओ। एटीएम रूल लगाओगे इस के अंदर, तो देखो यहां एडिशन कैसा है, सिन है, तो आप सिन लिख दोगे यहां। ठीक है, एल्कीन कैसी है, यहां सिस है, तो सिस लिख दोगे। एल्कीन कैसी है, सिस। तो देखो यहां बना के ए से एस मैच नहीं हुआ, टी से सी मैच नहीं हुआ, तो एक तो मैच होना चाहिए, तो एम से एम मैच करोगे, मतलब मीजो बनाओगे। मीजो में क्या बताया था मैंने, मीजो क्या होता है, आपके पास मिनिमम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें, पीयूएस या सीयूएस। मैंने कहा था पीयूएस ही चेक कर लेना है। यहाँ आपको क्या बनाना है, मीजो। तो मीजो किसी इस तरह से बनाओगे भाई कि आपके पास यहाँ पीएच दो CH3 है, पीएच को क्या करोगे, एक ही साइड में। देखो या तो आप पीएच को अपोजिट रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, या फिर दूसरा केस क्या बना सकते हो, CH3 यहाँ पीएच को इस साइड में रख सकते हो यहाँ, तो बचे भी दोनों हाइड्रोजन होंगे, यहां ऐड हो जाएंगे। बताओ, एक ये केस बना सकते हो, एक ये केस, इन दोनों में चेक कर लो भाई मीजो कौन सा होगा। देखो यहां 2 कायरल सेंटर, एक ये कायरल सेंटर, एक ये कायरल सेंटर रहा, यहां पर भी 2 कायरल सेंटर, यहां कायरल सेंटर। बताओ पीयूएस है क्या, नहीं है पीयूएस, क्योंकि यहां पीयूएस क्या कहती है, पीयूएस में तो यहां जो हाफ हाफ डिवाइड किया है उसका मिरर मिलना चाहिए, तो मिरर मिला ही नहीं। बट यहां देखो पीएच के नीचे पीएच मिरर मिल गया, हाइड्रोजन का मिरर हाइड्रोजन मिल गया, CH3 का मिरर CH3, मतलब दोनों पीएच को क्या रखोगे, एक साइड में। अगर मीजो बनाना तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीजो बना दोगे। तो मीजो होगा तो आप क्या करोगे, दोनों हाइड्रोजन को एक ही तरफ ऐड कर देना है। बट अगर यहां रेसमिक मिक्सर बनाओगे तो इन दोनों को अपोजिट की तरफ ऐड कर देना है, इन दोनों क्या करोगे, अपोजिट ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास एक ट्रांस एल्कीन दे दी जाए, ये पीएच हो गया, ये पीएच हो गया, यहां CH3, ये CH3, और यहां से आपको ये कह दिया जाए, ये आपके पास क्या डाल दिया जाए, यहां H2PDC, और पूछ ले कि भाई बताओ यहां मीजो बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहां हम एटीएम रूल डायरेक्ट लगाएंगे। एडिशन कैसा है आपके पता है, सिन एडिशन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ते हैं। एल्कीन कैसी है, ट्रांस है। बताओ एक तो सेम होना चाहिए, 2 डिफरेंट होने चाहिए, तो यहां क्या हुआ, टी से टी मैच कर चुका है, पर ए से एस मैच नहीं किया। बताओ एक मैच करना चाहिए, एक हो चुका है, तो यहां क्या बनाओगे, डीएल। यहां पर भी क्या बना दोगे, डीएल बना दोगे। डीएल बन जाएगा तो बताओ कैसे बनाओगे डीएल। डीएल मतलब मीजो रेसमिक मिक्सर कहूं या एनाइंशियोमर कहूं, तो यहां क्या कहोगे, देखो ये CH3, ये CH3, ठीक है। डीएल में
बताया कि यहां दोनों का अपोजिट रखना है इस तरह से, तभी तो डीएल बनेगा। अगर दोनों पीएच को एक ही तरफ रख दोगे तो मीजो बन जाएगा, क्योंकि उसमें पीओएस आ जाएगा उसके अंदर। तो बताओ, या तो ऐसे रख सकते हो इन दोनों को, या फिर ऐसे रख सकते हो इन दोनों को। तो यहां बचे हुए पे हाइड्रोजन रख दो, बस बचे हुए पे हाइड्रोजन रख दो। ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिमिक मिक्सर है, या मैं ये कहूं एनएंशियोमर है, या फिर मैं ये कहूं एनाइंशियोमर है ये। बताओ फटाफट ये बात समझ में आएगी नहीं? फटाफट सभी लोग बताओगे भाई, फटाफट बताओ सभी, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, एटीएम रूल लगेगा। इरिथ्रोथ्रियो जानते हो, अगर दो सेम ग्रुप एक ही साइड में होते हैं, दो सेम ग्रुप एक ही साइड में होते हैं तो वो इरिथ्रोज कहलाता है। और अगर दो सेम ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट साइड होते हैं, तो हम किसे क्या कहते हैं, थ्रियोज कहते हैं। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन, कोई भी दो सेम ग्रुप हो, चाहे दो पीएच को ले लो चाहे दो हाइड्रोजन को, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या होगा, थ्रियोज होगा, थ्रियोज होगा। इसमें देखो यहां ये बना था हमारा प्रोडक्ट, ये नहीं बना था, ये बना था। तो यहां देखो दो पीएच या दोनों हाइड्रोजन, बताओ ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड में, तो ये क्या हो जाएगी, इरिथ्रोज हो जाएगा, ये इरिथ्रोज हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो यहां एक छोटा सा एल्काइन का कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं भाई, फिर हमारा हाइड्रोजिनेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो लिखेंगे यहां, नेक्स्ट लिखेंगे रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, देखो रोजनमुंड रिडक्शन की बात करते हैं तो रोजनमुंड के अंदर क्या होगा, सबसे पहला तो रिएजेंट क्या होता है वो देख लो, H2PD, और इसके साथ लिया जाता है BaSO4, रोजनमुंड के साथ BaSO4, ठीक है। और इसके साथ और एक लिया जाता है, आपके पास कोई बेस लिया जाता है, ट्रसरी एमीन जैसे ले लिया मैंने, कोई भी एक बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये रिएजेंट होता है किसका, रोजनमुंड, रोजनमुंड का रिडक्शन होता है, ये रिएजेंट होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है, दो टाइप के काम करता है। फर्स्ट टाइप का काम दो काम करता है, मतलब दो को रिड्यूस करता है। पहला रिडक्शन ये क्या करता है, एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करता है रोजनमुंड, एसाइल क्लोराइड का। एसाइल क्लोराइड के अंदर अगर H2PDC डालना, क्या डाल देता हूं, ये H2PD BaSO4 डाल देता हूं, और साथ में NET3 डाल देता हूं भाई। बेस का काम क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का। तो यहां देखो होता क्या है, दो हाइड्रोजन थे सिंपली, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कि यहां से निकल जाएगा। बताओ क्या बन गया, यहां से आपके पास ये हाइड्रोजन Cl की जगह आ गया एल्डिहाइड, प्लस यहां से क्या बन चुका है आपका HCl। और इसी HCl को, इसी एसिड है HCl, इसी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां बेस यूज किया जाता है। तो पहला रिडक्शन जो होता है वो तो किसके लिए यूज किया, पहला जो रिडक्शन ले लिया वो रोजनमुंड का, वो तो इसे एसाइल क्लोराइड के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। और दूसरा, जैसे आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए इसी में, ये लो भाई क्वेश्चंस, ये आपका एसाइल क्लोराइड और ये आपका एस्टर, ठीक है। और इसमें यहां एक तरफ डाल दिया आपके पास रोजनमुंड रिडक्शन, और रिएजेंट डाल दिया, और दूसरी तरफ डाल दिया मान लो डाइबेल H -78 डिग्री पर, ठीक है। तो बताओ रोजनमुंड रिडक्शन क्या करेगा, रोजनमुंड क्या करेगा भाई बताओ, इस एसाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर, इस एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बताओ यहां OET ये बना दिया। बताओ यहां डाइबेल H क्या करेगा, इस एसाइल क्लोराइड का तो कुछ नहीं करेगा, पर इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो देखो इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस एल्डिहाइड के अंदर, इसको एल्डिहाइड, ये आपका एसाइल क्लोराइड एसिडिज रह जाएगा, ये आपका एसाइल क्लोराइड क्या रह जाएगा, एजिटिज रह जाएगा। ये क्या है, रोजनमुंड का फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या करता है, ये आपको एल्काइन का रिडक्शन करता है, रिडक्शंस ऑफ एल्काइन। अब देखो एल्काइन का रिडक्शंस की अगर मैं बात करता हूं, एल्काइन के रिडक्शंस की, तो यहां मैंने जैसे ये एल्काइन ले ली भाई, ये एल्काइन ले ली, ठीक है। और इस एल्काइन के अंदर मैंने क्या डाला, यही रोजनमुंड रिडक्शन डाल दिया, H2PD BaSO4 ये डाल दिया।
तो बताओ ये क्या करता है, यहां से जो BSO4 डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर देते हैं। और रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने से होगा क्या कि ये आपका एल्केन की तरफ, यहां से बताओ पहला 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस होने चाहिए थे, तो यहां ये कंट्रोल कर देगा, मतलब एल्कीन तक ही रोक देता है। पर यहां मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात हो जाती है वो होता है कि यहां एल्कीन तक रिडक्शन करेगा तो सिस एल्कीन बनाएगा या ट्रांस एल्कीन बनाता है। अब देखो यहां जो दोनों हाइड्रोजन जो ऐड होने वाले हैं, बताओ वो एक ही साइड से ऐड होंगे, और एक ही साइड से ऐड होंगे तो हम क्या कहेंगे, सिस एल्कीन बनेगा। मतलब यहां दोनों हाइड्रोजन का बताओ एडिशन कैसे होगा, एक ही साइड से, सेम साइड से, तो इसे मैं क्या कहूंगा, जेड एल्कीन, मतलब सिस कहोगे आप, सिस एल्कीन। अगर मैं इसी में ही क्या डाल देता हूं भाई, H2PDC डाल देता हूं, H2PDC, तो यहां बताओ ये H2PDC जो होता है बहुत ही अनकंट्रोल्ड रिएजेंट होता है, बहुत ही मतलब कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, पहले तो एल्कीन बनाएगा और फिर इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा और एक एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एक एल्केन के अंदर क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, यहां से एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसी की ही यहां इस एल्केन की ये जो मेरा H2PDC है, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहां कई बार लिख देते हैं 10% ऑफ H2PDC या फिर 5% ऑफ H2PDC। क्या लिख देते हैं, 10% ऑफ H2PDC या भाई 5% ऑफ H2PDC या फिर 5%। तो ये क्या करता है, इसको वापस यहां क्या करता है, इसको कंट्रोल रिडक्शन करवाने के लिए ये 10% या 5% लिखा हुआ होता है। या इसी के साथ, इसके साथ और भी रिएजेंट लिख दिया जाता है, H2PDOH का होल ट्वाइस, ये इस टाइप से होल ट्वाइस इस टाइप से लिख दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, इनको कंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं और एक सिस एल्कीन में, बताओ सिस कैसे बनाएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का एडिशन जो होगा वो एक ही साइड से होगा, तो यहां क्या मिलेगी, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और सोचो यहां बताओ, अगर मैं यहां सोडियम लिक्विड NH3 डाल देता हूं, सोडियम लिक्विड NH3 डाल देता हूं, तो बताओ ये कौन सा है, बर्च रिडक्शन। और हमें बताओ कैसी एल्कीन मिली थी, याद करो, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहां क्या बना दोगे भाई, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर दोगे। बर्च रिडक्शन, इसका मतलब देखो हमें ट्रांस एल्कीन भी मिल सकती है और सिस भी, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ट्रांस चाहिए तो कौन सी यूज करेंगे, बर्च रिडक्शन। सिस चाहिए तो क्या यूज करेंगे, आपके पास रोजनमुंड हुआ, ये रिडक्शन हुए कंट्रोल के लिए, ठीक है। ये सब रिएजेंट आपको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ी सी थी रोजनमुंड के बारे में भी। अब हम बात करते हैं इसी में ही थोड़ा सा डीप, इसका लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, देखो लिंडलार जो कैटलिस्ट होता है वो लिंडलार रोजनमुंड कैटलिस्ट था, ये आपके पास रोजनमुंड कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट में तो यहां बस H2 होता है, PD होता है और CaCO3 होता है, ठीक है, ये आ जाता है। और इसके साथ एक पॉइजन कैटलिस्ट लिया जाता है, यहां इसके साथ, यहां लिख देता हूं भाई, यहां मैंने क्या कहा, आपके पास H2PDCaCO3, H2PDCaCO3, ठीक है। और इसके साथ ही जो यूज किया जाता है वो रिएजेंट यूज किया जाता है PDOAC, जिसे OAC का होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है पॉइजन कैटलिस्ट। ये जो पॉइजन कैटलिस्ट होता है ये सब इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ये रिएजेंट होता है लिंडलार का, ये एक ही काम करता है किसको, रिडक्शंस ऑफ एल्काइन, रिडक्शंस ऑफ एल्काइन का। मतलब आपका H2PDCaCO3 डाल देते हो तो ये क्या करेगा बताओ, कैसी एल्कीन, कंट्रोल रिडक्शन कैसे करेगा, एल्कीन बनाएगा तो कैसी बनाएगा, सिस से, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो एक ही साइड से होगा, और दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही साइड से जुड़ेंगे तो मैं उसे क्या कहूंगा, सिस एल्कीन बोलूंगा भाई। ये दोनों एक ही साइड से हो गए तो यहां क्या बनाता है, सिस। तो बताओ एक तो रोजनमुंड भी हो गया, लिंडलार कैटलिस्ट हो गया जो सिस एल्कीन बनाता है, और बर्च रिडक्शन क्या हो गया आपका, जो ट्रांस एल्कीन देता है। फटाफट बताओ ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई। भूपेंद्र पूछ लेना, ठीक है, पूछ लो, अभी लास्ट एंड ही आ गया, पूछ लो।
फटाफट बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? बताओ यहां तक, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है? अंजू बताओ, आप कोई किसी को आप कोई प्रॉब्लम है? अंजू, अंजू बताओ कोई प्रॉब्लम है? भाई देखो यहाँ जो रिडक्शन है, रिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है। तो रिडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस है जेएम वाला बुकलेट के अंदर लगा लेना है, ठीक है? और नेट वाले भी लगाने लग जाएंगे भाई, क्योंकि रिडक्शन का बस एक ही बचा है। कौन सा? ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस रिएजेंट। इसका भी कुछ पार्ट बचे हुए, नेट के लिए थोड़ा ज्यादा बचा हुआ इसका, पर जेएम के लिए इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? बताओ अंजू, समझ में आ गया है? अंजू फटाफट बताओ। चंदन, असाइनमेंट इनके बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें असाइनमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बुकलेट के लगा लोगे और प्रीवियस ईयर लगा लेना, बहुत है, ठीक है? सुप्रिया, एग्जामिनर लिख कहेगा आपको, बताने आएगा आपको, कहेगा कि इसमें कीमो सेलेक्टिविटी देखना है सुप्रिया, ठीक है? ऐसे आके बताएगा आपको, ठीक है? अरे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से पता करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में पूछा है नहीं। और हमेशा में लिख ले, नोट कर ले, कीमो सेलेक्टिविटी पूछी जाती है। मैं कितनी बार बता दिया, पूरी रिएजेंट कीमो सेलेक्टिविटी के ऊपर है, कीमो सेलेक्टिविटी और रेजियो सेलेक्टिविटी के ऊपर। और तीसरी बचती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। रिएजेंट की कहानी जो 3 चीजों पे डिपेंड है, कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, बस। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उस ऑप्शन से समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। हर जगह मैंने कहा आपको 99% कीमो सेलेक्टिविटी की बात करके चलता है, ठीक है? पॉइजन कैटलिस्ट सुश्री, ये इसलिए लिया जाता है ताकि रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रिएक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी तो ये एल्केन तक रिड्यूस कर देगा, ठीक है? इसलिए लेते हैं, ठीक है सुप्रिया? वो आपको ऑप्शन से समझ जाओगी, ओके सुप्रिया? कोई नहीं सोनल, जो असाइनमेंट अपलोड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट की क्लास में, जब डिस्कशन क्लास लगाएंगे तब, ठीक है? बुकलेट पढ़ती क्यों हो सुप्रिया? नागलंबिका, बुकलेट पढ़ना क्यों है? बुकलेट की थ्योरी क्यों पढ़ रही हो तुम? अब टाइम वेस्ट जब करना ही है तो तुम आराम से सो करके भी कर सकती हो, घूम फिर करके भी कर सकती हो। उसमें सिर्फ टाइम वेस्टेज है। तो तुम सोच रही हो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो कोई पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप बुकलेट की थ्योरी, वो जो भी टीचर पढ़ाता अपना टॉपिक वो वही बता जाता, वो थ्योरी वही चीज वो टीचर ही खुद ऐड करवाने वाला होता, उसे पता होता मैंने क्या क्या ऐड करवाई है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि भाई मैं बुकलेट पढ़ लूंगी तो मैं औरों से आगे निकल जाऊँ, नहीं, बिल्कुल उसके पीछे जा रही हो। आपको आगे निकलना है तो आगे निकलना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगी। एनएच वाला बढ़ाएगा, ठीक है? एनएच वाला बढ़ाएगा भाई भूपेंद्र, एनएच वाला, ठीक है? वो उसमें दे रखा होगा एक, उसमें असाइनमेंट में गलत है वो पॉइंट, ठीक है? वो एनएच वाला बढ़ाता है। हाँ क्लास खत्म हो गया है। चंदन अभी कई सारी क्लास लगेंगी भाई, ठीक अंजू? अनमोल एक्स्ट्रा नहीं भागना है, विल्किंसन कैटलिस्ट जब काम का होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आएगा वो आगे, ठीक है? क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है?
विल्किंसन कैटलिस्ट आता है जैम में भी, नेट में भी। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए भी पढ़ाना आएगा। वो जो आपके पास लिखा है ना होमोजीनियस कैटलिस्ट, वो वही होते हैं, वही कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अरे चंदन, जो कहानी होती है ना आगे हायर एजुकेशन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो रिएजेंट नेम रिएक्शंस ही होती हैं, ये लिख ले। रिएजेंट नेम रिएक्शंस पेरिसाइक्लिक, यही सबसे बड़े टॉपिक होते हैं। नेट के अंदर जाएगा तो नेम रिएक्शन और रिएजेंट ये सब हर जगह दिखेगा, ठीक है। बचा हुआ कुछ पेरिसाइक्लिक का होता है, तो सारी कहानी इन्हीं की होती है। जो रिएजेंट नेम रिएक्शन पूछ रहे हैं ना, ये कितने मार्क्स का आएगा, सारी कहानी इन्हीं की होती है। फिर जैम में जब नेट गेट में जाएगा तो इन्हीं की कहानी होती है, ठीक है। एनएंशियोमर रेसमिक मिक्सर का कॉन्सेप्ट, अविनेश। एनएंशियोमर और रेसमिक मिक्सर ये होता है, एनएंशियोमर जो होता है वो आपके पास अनइक्वल अमाउंट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रोडक्ट बने, ये P प्लस Q, ये दो प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। एक बना है 40%, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर एनएंशियोमर का मतलब समझता है ना, मिरर इमेज होना चाहिए पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ये 40% है, ये मान लो 60% है। और दूसरा मेरा प्रोडक्ट बना A और B, और ये भी 50% बना है और ये भी 50% बना है, ठीक है। तो जो 40-60 बना है इसको आप एनएंशियोमर कहोगे, और इसको बना है इक्वल अमाउंट में होते हैं अगर दोनों, तो रेसमिक मिक्सर होता है वो, ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है। हाँ लिख सकते हो सुश्री, क्यूनोलिन लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, बाय। नागालंबी का कई सारी क्लास रह रहे हैं, तुम आगे पढ़ने कहाँ देते हो। लाओ ना लेक्चर दिखाओ ना कोई, क्या क्या लेक्चर तो चल रहा होगा आपके फोन पे। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को नाम देखना, दिखाओ। अच्छा।